फाइन स्टूडेंट, देखो आज क्लास में हम लोग 3 टॉपिक को कवर करेंगे। 461 पहले भी टॉपिक कवर कर चुके हैं हम लोग। पोस्ट ऑफिस एक्ट समझे, इसमें क्या क्या तुम्हारा सीरियस वायलेशन है अभी तक। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है इससे रिलेटेड वो सब समझेंगे हम लोग। COP28 अनडाउटली बहुत ही अच्छा रहा है। लॉस एंड डैमेज फंड पहली बार ऑपरेशनलाइज किया गया। इसमें ट्रांजिशनिंग अवे फ्रॉम फॉसिल फ्यूल ये शब्द को रखा गया है ना। ये सब तो हुआ है, बहुत अच्छा हुआ, मगर बहुत सारा चीज़ को इग्नोर भी किया गया है। इसलिए बहुत ही कम ही चीज़ें जिसको हम चेयर अप कर सकते हैं। एंड लास्ट वन देखो, जिस हिसाब से WIFI में हुआ है वही फेडरेशन जानते हो ना, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, बुरा स्थिति हुआ कि नहीं हुआ पॉलिटिक्स के वजह से। ब्रिजभूषण का जो केस था और इंडियन ये तुम्हारा जो कांग्रेस है साइंस कांग्रेस, इंडियन साइंस कांग्रेस जो है तुम्हारा, ये भी तो देखो कितना स्टेचर का ये ऑर्गेनाइजेशन था कि साइंटिफिक कम्युनिटी को बुला के बातचीत करना, ये भी गर्त में ही चला गया है। तो ये दो, जब तक ऐसे संस्था का इंटीग्रिटी मेंटेन नहीं रहेगा तो फिर तो प्रॉब्लम आ जाएगा कंट्री में। तो वही चीज़ बताया गया कि जो इंडियन साइंस कांग्रेस है और WIFI है तुम्हारा रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसमें जो डेवलपमेंट हुआ है ना कहीं हमें यहाँ सीखना चाहिए कि ऑटोनॉमी और इंटीग्रिटी एक इंस्टीट्यूशन के लिए बहुत ज़रूरी है, जो कि बर्बाद कर दिया गया दोनों का ही। तो यहाँ समझते हैं 461 GS पेपर 2 सोशल जस्टिस एंड गवर्नेंस, गवर्नमेंट पॉलिसी एंड इंटरवेंशन फॉर डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर्स एंड इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ देयर डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन। ये हिंदू पेपर में आया था 19 दिसंबर को। तो मामला देखो, इसका हिस्ट्री मैंने बताया है स्टूडेंट कि पोस्ट ऑफिस बिल का क्या हिस्ट्री रहा है, लॉर्ड डलहौजी का क्या रोल था, ये बताया ना पिछले क्लास में, तुम लोग थे, सभी लोग थे यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो कि सिमिलर अटेम्प्ट राजीव गांधी के टाइम में भी हुआ था, वही 1986 में। वही चीज़ यहाँ पे भी मोदी गवर्नमेंट पास कर रहा है इस चीज़ को। तो मैं थैंक्स कि उस समय जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे जैल सिंह, उन्होंने एसेंट नहीं दिया इसको, और वो ऑफिस में एज अ प्रेसिडेंट के रूप में 1987 तक बने रहे हैं, जुलाई 1987 तक बने, और उन्होंने पास ही नहीं किया, उसको वीटो कर दिया। और उसके बाद क्या हुआ कि ये फिर ब्लैक कार्क में बैकग्राउंड में चला गया ये। और वाजपेयी गवर्नमेंट, जब तुम्हारा वाजपेयी गवर्नमेंट 2002 में आया था तो उस समय इसको पूरा विड्रॉ कर दिया गया, हटा दिया गया। और सिमिलर अटेम्प्ट अभी का सरकार कर रहा है। उस समय देखो, उस समय बोला गया था कि फॉलोइंग ग्राउंड्स पे हम क्या कर सकते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन को डिटेन कर सकते हैं, इंटरसेप्ट कर सकते हैं। तो उस समय का ग्राउंड क्या था, पब्लिक सेफ्टी, ट्रैंक्विलिटी, वही पीस, सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, पब्लिक ऑर्डर, ये सब चीज़ की वजह से समझे ना, और या फिर कोई भी पब्लिक इमरजेंसी, ये सब की वजह से क्या कर सकते हैं, हम कोई भी इंफॉर्मेशन को इंटरसेप्ट कर सकते हैं, डिटेन कर सकते हैं। सिमिलर अभी आया कि नहीं आया, अभी भी सिमिलर अप्रोच है ना अभी का गवर्नमेंट का भी, समझे ना। तो उस समय देखो बच गया था ये। अब हमें समझना होगा कि सुप्रीम कोर्ट का क्या क्या जजमेंट आया है अभी तक। यदि कभी भी आप सिटीजन का इंफॉर्मेशन को टैप करते हो, कभी भी किसी भी सिटीजन का इंफॉर्मेशन को आप वो करते हो है ना, सर्वेलेंस करते हो, तो उससे संबंधित अभी तक सुप्रीम कोर्ट का क्या क्या जजमेंट आया है। और ये जजमेंट बहुत मायने रखता है स्टूडेंट, इसलिए मायने रखता है क्योंकि ये चीज़ यहाँ पे भी फिर लागू होना चाहिए उस दृष्टिकोण से देखा जाए तो बढ़िया समझना, एक एक चीज़ को समझना है अच्छे से। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया था 1996 में, वो बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट था। PUCL वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, पीपल यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1996 केस में। उस समय जो टेलीग्राफ एक्ट है, टेलीग्राफ जानते हो ना, टेलीग्राफ मतलब टेलीग्राफ एक्ट से टेलीफोन जो बातचीत होता है उसके लिए एक्ट बनाया गया था। और उस समय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो टेलीफोन जो टैपिंग कर रहे हो है ना, सरकार पे दोष लगा था कि टेलीफोन टैप कर रहा है। अभी देखो पेगासस का इशू चला कि नहीं चला, तो टेलीफोन जो टैप किया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने उस समय बोला कि ये फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है। और ये फंडामेंटल राइट्स टू प्राइवेसी, प्राइवेसी का बात कीजिए कि प्राइवेसी उस समय फंडामेंटल राइट्स था ही नहीं। प्राइवेसी एज अ फंडामेंटल राइट्स तो तुम्हारा अभी 2017 के बाद बना है, पुट्टास्वामी जजमेंट केस के बाद। उस समय भी स्टूडेंट 1996 में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसी का टेलीफोन यदि आप वो कर रहे हो, हैकिंग कर रहे हो, टेलीफोन आप टैप कर रहे हो, तो ये राइट टू, वही आर्टिकल 21 का सीरियस वायलेशन है राइट टू प्राइवेसी का, जबकि राइट टू प्राइवेसी उस समय फंडामेंटल राइट नहीं भी था।
उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ने इतना कुछ बताया है, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये तो गलत बात है, इस तरह स्टेट सर्वेलेंस पावर को एंजॉय कर रहा है, तो स्टेट को सर्वेलेंस स्टेट नहीं बनना है, समझे। इसने कहा है कि आप यदि आप इंटरसेप्शन ऑफ कम्युनिकेशन कर रहे हो, वही आप टेलीफोनिक कन्वर्सेशन को आप टैप कर रहे हो, तो इसका मतलब जो आर्टिकल 19 क्लॉज 1A और आर्टिकल 21 का सीरियस वायलेशन कर रहे हो। क्या होता है आर्टिकल 19 1A? फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, बोलने का अधिकार। तो जो हमको यानी कि टेलीफोन में जो बोलने का अधिकार था उसको टैप कर दिया, अब हमको डर हो जाएगा, हमको नहीं बोलना है, बात समझे। एट द सेम टाइम आर्टिकल 21 भी, क्योंकि आर्टिकल 21 ब्रॉडर चीज़ है, बहुत है उसके अंदर, तो ये दो चीज़ का सीरियस वायलेशन हुआ है एज पर द सुप्रीम कोर्ट इन 1996 जजमेंट। और उसके बाद देखो सुप्रीम कोर्ट ने खुद तुम्हारा बहुत कुछ बनाया है। तो 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारा चीज़ बोला था कि देखिए ऐसा ऐसा करना है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चलो ठीक है, यदि मान लो कि तुमको टेलीफोन टैपिंग करना है, तो टैपिंग करने का जो इशू उठना चाहिए, वो इशू कौन ऑथराइज करेगा? होम सेक्रेटरी रैंक का, यानी कि जो रैंक जिसका कम से कम होम सेक्रेटरी वाला होना चाहिए, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट का हो। बात समझे। इमरजेंसी के टाइम में आप क्या कर सकते हो, ये पावर तुम होम डिपार्टमेंट का ऑफिसर को दे सकते हो, या सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट को दे सकते हो, इमरजेंसी के टाइम में ओनली। उसके लिए फिर रिव्यू कमेटी भी बनना चाहिए 1 वीक के अंदर कि सही काम किया कि नहीं किया। देख रहे हो ना, ये सब तुम्हारा एक तरह से गाइडलाइंस बना रहे हैं, सेफगार्ड बना रहे हैं ये। दूसरा क्या है इसमें बोला गया, क्या आपके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है, दूसरे तरीके से आप वो इन्फॉर्मेशन को गैदर नहीं कर सकते हो बिना टेलीफोन टैप किए हुए? दूसरा तरीका भी आप कोशिश करो फाइंड आउट करने का। जैसे बिना टेलीफोन टैप किए हुए क्या दूसरा तरीका नहीं है हमारे पास वो इन्फॉर्मेशन गैदर करने का? तो दूसरा विकल्प पे भी आप काम कर सकते हो। तीसरा क्या बताया गया है कि इसमें कि जो भी इंटरसेप्टेड, हाँ, जो भी इंफॉर्मेशन आप इंटरसेप्ट करोगे, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन जो भी इंटरसेप्ट करोगे, उसको रिकॉर्ड में रहने देना, उसको ख़त्म नहीं करना, क्योंकि उस पर फिर चेक होगा कि कितना किया है, कहीं फालतू वाला चीज़ तो नहीं कर लिया। तो ये 3 चीज़ सुप्रीम कोर्ट का आया था खुल के, और उसके हिसाब से देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को नियम में चेंजेस लाना पड़ा था। वही रूल 419A ऑफ इंडियन टेलीग्राफ रूल्स 1951 गवर्न्स द इंटरसेप्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक, यानी कि ये जो रूल है उसमें फिर नया चेंज लाना पड़ा, कोडिफाइड गाइडलाइन सबको डालना पड़ा ये सब रूल्स में। तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा काम किया ना स्टूडेंट। सुप्रीम कोर्ट ने जो सेफगार्ड दिया वो सरकार ने उसको आगे फॉलो किया टेलीग्राफ एक्ट में। तो इसका मतलब अब देखो पेगासस का इशू भी तो बहुत बड़ा इशू है। पेगासस का इशू मोदी गवर्नमेंट ने उठाया था जी, इंटरसेप्ट किया था ना, बहुत सारे जर्नलिस्ट के अगेंस्ट किया था, बहुत सारा अपोजिशन पार्टी का जो मेंबर्स है उसके अगेंस्ट किया था। यहाँ पे देखो पुट्टास्वामी जजमेंट केस देख लो तुमको, पुट्टास्वामी जजमेंट में भी यही बोला गया कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट, बात खत्म। अब तो क्लियर कट है। उसमें पुट्टास्वामी जजमेंट में भी बहुत सारा मेजर्स दिया गया है कि यदि आप किसी का प्राइवेसी को हनन कर रहे हो तो ये सभी चीज़ को देखते हुए लीगैलिटी लॉ बना के, ऐसे फालतू का नहीं, समझे ना, स्टैच्यू से बना के लॉ बना के आप वो कर सकते हो, नंबर 1। दूसरा क्या, लेजिटिमेट गोल, पर्पस होना चाहिए, लीगल पर्पस होना चाहिए, ऐसे नहीं कि मन किया कर दिए, ऐसा नहीं हो सकता। इंटरसेप्ट किसी का प्राइवेसी पे इस तरह वॉयलेट नहीं कर सकते हो। तो लेजिटिमेट पर्पस होना चाहिए, सुटेबिलिटी होना चाहिए। क्या दूसरा तरीका नहीं है? क्या दूसरा तरीका नहीं है उस चीज़ को गैदर करने का? ठीक है। और एकदम सही स्टेप होना चाहिए, नेसेसिटी, हाँ बहुत ज़रूरी है, तभी आप कर सकते हो। यदि दूसरा अल्टरनेटिव है तो दूसरे अल्टरनेटिव जाइए, राइट टू प्राइवेसी को हनन नहीं करना है। एंड प्रोपोर्शनैलिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। प्रोपोर्शन मतलब जितना करना है उतना ही करो, ज़्यादा नहीं। ठीक है, कई बार होता है ना कि अब पब्लिक ऑर्डर आ गया है ना, पब्लिक मोरालिटी हो गया है, इंटरनल सिक्योरिटी का मामला है, तो जितना भी तुम पता चल रहा है कि तुम 1 साल तक उसका इंटरसेप्ट कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। जितना जरूरत है उतना ही करना। एंड लास्ट वन इज प्रोसीजरल सेफगार्ड, सेफगार्ड होना चाहिए कि कोई भी मान लो ग्रीवांस हो गया सिटीजन को, तो कहाँ जाएगा फिर? मामला तो पोस्ट ऑफिस वाला इसमें भी है ना, इसमें कोई ग्रीवांस रिड्यूसल मैकेनिज्म का बात है, उसका ही बात नहीं है। इनफैक्ट जो ऑफिशियल, जो पोस्ट ऑफिस का जो ऑफिशियल होगा, जो इंटरसेप्ट करेगा, डिटेन करेगा, अब बताओ वो तुम्हारा उसके ऊपर लाइबिलिटी भी कुछ नहीं है, उसके ऊपर लीगल पनिशमेंट भी नहीं होगा। ये तो पूरा खुला छूट दे दिया सरकार ने। आगे देखो स्टूडेंट, तो इंफॉर्मेशनल प्राइवेसी वाज आल्सो डिफाइंड। देखो पुट्टास्वामी जजमेंट केस में ये इंफॉर्मेशनल प्राइवेसी के बारे में ही बोला था। इसमें ये बोला गया है स्टूडेंट कि यदि हम कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहते तो हमसे कोई जोर जबरदस्ती नहीं किया जा सकता है। जैसे सरकार बोलती है कि तुम बोलो,
तुमको इन्फॉर्मेशन हमको दो, और हमको नहीं देना है तो हम जो सरकार को ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करना चाहिए, वही लिखा गया है। बात समझे ना। और जो एक जज थे, जज ने ये भी कहा उसमें कि इस तरह नहीं चलेगा, इस तरह तो बिग ब्रदर स्टेट वाला एटीट्यूड क्रिएट कर रहा है स्टेट सब, यानी बिग ब्रदर वाला सर्वेलेंस स्टेट वाला एटीट्यूड क्रिएट कर रहा है, विच इज़ नॉट गुड। और स्टेट ने ये सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि स्टेट को मेंटेन करना चाहिए, राइट टू प्राइवेसी और सर्वेलेंस स्टेट, ये दोनों का बीच का मेंटेन होना चाहिए, ये नहीं कि सर्वेलेंस स्टेट वाला चीज़ ज़्यादा हो जाए। कोई भी आपको काम करना है तो सिटीजन का राइट टू प्राइवेसी को भी देखते हुए करना है आपको, समझे। ये पुट्टास्वामी जजमेंट केस से निकल के आया था। तो सुप्रीम कोर्ट कमेंट्स वाइल अपॉइंटिंग एन एक्सपर्ट टेक्निकल कमेटी इन पेगासस। देखो पेगासस केस में भी यही हुआ। अक्टूबर 2021 में सुप्रीम कोर्ट के पास गया, उस समय के जो फॉर्मर चीफ जस्टिस थे दूसरे थे, रमन्ना साहब थे उस समय, रमन्ना जान रहे हो ना। हाँ, उन्होंने क्या बोला था कि गलत है, ये जो पावर है स्टेट का कि प्राइवेट स्पेस में घुस जाना इंडिविजुअल का, ये ठीक नहीं है। नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे कुछ भी करेगा क्या स्टेट, ये टिप्पणी दिया था उन्होंने। और बोला था कि इस तरह का जो हरकत है इसके वजह से जो सिटीजन है वो सेल्फ सेंसरशिप लगा रहे हैं अपने ऊपर। क्या होता है सेल्फ सेंसरशिप लगाना, यानी कि उसको डर है कि उसका इन्फॉर्मेशन कहीं लीक ना हो जाए, इसलिए वो बेचारा बोल नहीं पा रहा है। यदि वो बोल नहीं पा रहा है इसका मतलब आर्टिकल 19 का सीरियस वायलेशन हो रहा है, बात समझे। और इसलिए कोर्ट ने ये भी कहा था कि हर टाइम स्टेट को नेशनल सिक्योरिटी का वो ब्रैकेट नहीं खेलना चाहिए कि नेशनल सिक्योरिटी का मामला है हम तुम्हारा इन्फॉर्मेशन वो करेंगे, हैक करेंगे, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात वही बोला ना कि नेशनल सिक्योरिटी बिल्कुल हर समय यूज़ नहीं करना चाहिए, गलत बात है। तो ये जितना ही बताए हैं, इसमें पोस्ट ऑफिस का बात तो बहुत कम किए हैं हम, इसमें हम जो भी पहले का जजमेंट बताए हैं जिसमें प्राइवेसी में कोई भी स्टेट यदि कुछ कर रहा था तो जजमेंट किस तरह आया है, तो ये लागू तो पोस्ट ऑफिस में ही फिर होगा। तो लेट्स वेट करते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या सुनाता है फैसला अपना। कंप्लीट। सेकेंड देखो स्टूडेंट, 462 जीएस पेपर 3 इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, कंजर्वेशन, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एंड डिग्रेडेशन एंड इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, ये हिंदू पेपर में आया था 28 दिसंबर को। मामला देखो स्टूडेंट, अब देखो कॉप 28 को जाता है, सिरे जाता है, बहुत कुछ काम किया है कॉप 20 ने। सबसे पहले देखो लॉस एंड डैमेज फंड को ऑपरेशनाइज कर दिया। इससे पहले कॉप 27 में तो आ गया था कॉन्सेप्ट, है ना, लगभग कितना वही 700-800 बिलियन डॉलर दिया गया है ना जी। ये अलग बात है कि वो पीनट है, बहुत कम है, और उसमें यूनाइटेड स्टेट्स का तो बहुत कम कंट्रीब्यूशन, जबकि हिस्टोरिकल पोल्यूटर वही है। हाँ मगर प्रयास तो है ना, अच्छा नंबर 1 ये। दूसरी बात है कि पहली बार ट्रांजिशनिंग अवे फ्रॉम फॉसल फ्यूल बोला गया है। हाँ वो चीज़ भेग है मगर फिर भी फॉसल फ्यूल वर्ड तो डाला गया, वो इंपॉर्टेंट है। इसमें ये नहीं बताया गया कि कितना साल तक होगा। दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था स्टूडेंट कि व्हाट अबाउट द अदर सोर्सेस, खाली एनर्जी सेक्टर तक ही था फॉसल फ्यूल से ट्रांजिशनिंग अवे होने का। दूसरा प्रोडक्ट का क्या, हाँ वो सब का क्या, वो तो कोई इशू नहीं उठाया। और देखो ये समिट इसलिए भी खास है कि पहली बार क्लाइमेट और हेल्थ का बात किया गया कि क्लाइमेट की वजह से हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ये बड़ी बात है इसी बार का हुआ है। क्योंकि जिस हिसाब से क्लाइमेट की वजह से हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ रहा है उस हिसाब से ब्लूप्रिंट होना चाहिए और वो चीज़ सब लागू होना चाहिए एनडीसी सब में, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस, जो पेरिस एग्रीमेंट से निकल के आया था। याद आ रहा है तुम लोगों ने सब चीज़, बिल्कुल। तो वही बोला गया, देखो यही मैंने बोला कि कॉप 28 का ये सब चीज़ तुम्हारा पॉजिटिव एस्पेक्ट है। अब देखो 134 कंट्रीज ने ट्रांजिशनिंग टू सस्टेनेबल एंड रेजिलिएंट फूड सिस्टम साइन किया है, यानी कि फूड सिस्टम इतना अच्छा होना चाहिए कि जो क्लाइमेट चेंज को सूट करे, बात समझे। अब यहाँ पे देखते हैं, इंडिया तो बहुत सारा चीज़ साइन नहीं किया, क्लाइमेट एंड हेल्थ डिक्लेरेशन पे इंडिया ने साइन नहीं किया। अब इसलिए साइन नहीं किया स्टूडेंट, देखो अब सोचने वाली बात है, यहाँ पे ध्यान दो, अच्छे से ध्यान दो स्टूडेंट। यदि मान लो कि हम ये वाला साइन कर लेते हैं क्लाइमेट एंड हेल्थ पे, तो हमारा हेल्थ केयर सेक्टर अभी राइज करेगा। हम अभी इमर्जिंग इकोनॉमिक्स है, तो हमारा हेल्थ केयर सेक्टर राइज करना, और हेल्थ केयर सेक्टर से बहुत सारा तुम्हारा ग्रीन हाउस गैस निकलता है, तो हम पे कैप लग जाता कि ये फलना आप डिवाइस यूज़ नहीं कर सकते हो। और हमारा आबादी ज़्यादा है, हम अभी डेवलपिंग कंट्री हैं, तो हमारा एक तो हेल्थ पहले से हमारा पीछे है और हमारा पीछे हो जाता, क्योंकि हेल्थ का बहुत सारा इक्विपमेंट आप यूज़ नहीं करते ना, बहुत सारा मेथड आप यूज़ नहीं करते। और ग्रीन तो रातों रात होने वाला है नहीं, इसलिए हमने साइन नहीं किया। ये बात समझे ना। 123 कंट्रीज ने भले ही साइन कर दिया, कमिटेड किया कि $1 बिलियन देंगे, ठीक है, इस चीज़ के लिए। इंडिया बोला कि हम साइन नहीं करेंगे, क्योंकि इंडिया का जो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर वो स्टिल ग्रोइंग है
और इस तरह का यदि कमिटमेंट कर दे कि ठीक है हम भी साइन करते हैं, हम भी जो भी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर हम ग्रीन वाला चीज़ लगाएंगे, तो रातों रात होने वाला नहीं है। इंडिया के लिए बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल हो जाता है, इसलिए इंडिया ने क्या किया, साइन नहीं किया इसको। आगे बढ़ो। हाँ, इंडिया ने ग्लोबल मीथेन प्लेज भी साइन नहीं किया, ये भी हम जानते हैं, है ना। हम साइन क्यों नहीं किए, तो ये भी तुमको पता है रीज़न, कि एग्रीकल्चर हमारा बहुत बड़ा सेक्टर है, बहुत सारे लोग वहाँ इसमें इन्वॉल्व हैं, इसलिए हमने नहीं किया। देखो लगभग 150 से भी ज़्यादा कंट्री साइन किया है मीथेन पोल्यूशन घटाने के लिए, मगर इंडिया ने साइन नहीं किया। इंडिया ने साइन नहीं किया, वही रीज़न है देखो, क्योंकि ज़्यादातर जो मीथेन इमिशन होता है वो राइस कल्टीवेशन से हो रहा है, वो एंटरिक फर्मेंटेशन से, वही काव वगैरह कैटल वगैरह रखते हो, उसका जो फर्मेंटेशन होता है, वही जो वेस्ट प्रोडक्ट जो निकलता है वहाँ से मीथेन बहुत रिलीज होता है, और वो सब चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स के लिए, डेयरी प्रोडक्ट सब, तो इसलिए हमने साइन नहीं किया। बात समझ गए ना। आगे देखो, हाँ इसका देखो लॉस एंड डैमेज फंड, चलो ये भी बोला है, चलो ये बहुत अच्छी बात है, ऑपरेशनाइज हुआ। मगर सबसे बड़ी बात है कितना फंड आया इसमें, वही लगभग 800 मिलियन डॉलर का आया है। यूनाइटेड स्टेट बताओ जो कि लार्जेस्ट हिस्टोरिकल इमिटर है, बस उसने लगभग 18 मिलियन दिया है, बड़ी बात है। और दूसरी बात है कि वर्ल्ड बैंक ही तुम्हारा इसको एडमिनिस्टर करेगा लगभग 4-5 साल के लिए, तो वर्ल्ड बैंक के पास तो लोग जाता नहीं है डर से, क्योंकि उसका अपना ही तरीका है काम करने का, तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। बात समझे, ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि वर्ल्ड बैंक को क्यों दिए, आप अभी इंटरिम जो सेक्रेटरी है वर्ल्ड बैंक के साथ क्यों दिए, ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और दूसरी बात है कि ये जो पैसा देगा, क्या ये ग्रांट्स देगा कि लोन देगा, वो भी तो तय नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर क्या चाहिए हमें, ग्रांट्स चाहिए। आगे बढ़ो। नो सिग्निफिकेंट आउटकम्स थ्रू द, देखो फर्स्ट ग्लोबल स्टेक टॉक होना चाहिए था ना पेरिस एग्रीमेंट में, जो एनडीसी पे आप काम किए है ना, एनडीसी पे नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन का इतना घटाएंगे हम जीडीपी के हिसाब से, वो कितना हुआ नहीं हुआ, कोई कुछ भी तय नहीं हुआ यहाँ पे, है ना। और देखो इस बार देखो ठीक है, 20 कंट्री से ज़्यादा कंट्री ने बोला कि हम ट्रिपल न्यूक्लियर एनर्जी कैपेसिटी बढ़ाएंगे अपना, और भी बहुत तरह का बात बोला ना कि एनर्जी कैपेसिटी को हम डबल कर देंगे, है ना, रिन्यूएबल एनर्जी का कैपेसिटी भी डबल कर देंगे। याद है स्टूडेंट तुम लोग को, ये हुआ है। मगर सबसे बड़ा सवाल है कि जो ग्लोबल स्टॉक टेक होना चाहिए था, जो पेरिस में आपने शपथ लिया, वो कहाँ तक पहुँचे, तो उस पर कोई चर्चा नहीं हुआ, तो ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम है। और सबसे बड़ी बात देखो, थर्ड नंबर देखो वहाँ पे जो ट्रांजिशनिंग अवे फ्रॉम फॉसिल फ्यूल कह रहे हो, तो वो तो तुम्हारा केवल एनर्जी सेक्टर तक ही है। यदि यानी कि प्लास्टिक बनने के लिए फॉसिल फ्यूल यूज़ हो सकता है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ हो सकता है, एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए यूज़ हो सकता है, उस पर तो कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है। और वहाँ से यूज़ होगा, इसका मतलब क्या, ग्रीन हाउस गैस तो वहाँ से भी निकलेगा, ये भी प्रॉब्लम है। ट्रांजिशनिंग वही बोला, अब देखो ट्रांजिशनिंग फ्यूल पे भी क्लियरिटी नहीं है। ये लोग बोल तो दिया कि ट्रांजिशनिंग अवे फ्रॉम फ्यूल्स, तो उसमें ज़्यादातर देखो क्या बोला गया कि अभी भी नेचुरल गैस, वो भी अभी भी कंटिन्यू ही रहेगा। नेचुरल गैस इज ऑल्सो ए फॉसिल फ्यूल, है कि नहीं बताओ, तो अभी भी स्टिल नेचुरल गैस आगे बढ़ेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ट्रू सेंस में ट्रांजिशनिंग अवे फॉसिल फ्यूल का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि अभी भी बोला गया ना कि डिक्लेरेशन ऑल्सो रिफर्स टू ट्रांजिशनल फ्यूल सच एज नेचुरल गैस, वो अभी भी आगे बना रहेगा, तो ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। चौथा नंबर देखो, कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज। कार्बन को कैप्चर करके स्टोरेज करने का बात है, ये टेक्नोलॉजी है। मैं ये टेक्नोलॉजी कितने कंट्री में, बहुत कम कंट्री में है। सबसे बड़ी बात है क्या वो टेक्नोलॉजी हमको देगा, क्या वो पैसा देगा उतना, तो वो भी बात नहीं उठा ठीक से, तो ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आगे बढ़ो। नॉट मच ऑन द ग्राउंड ऑफ फाइनेंस, फाइनेंस पे कोई उतना बात ही नहीं हुआ। याद करो 1992 का रियो समिट, कॉमन बट डिफरेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके बाद ग्रीन क्लाइमेट बना, ग्रीन क्लाइमेट पैक्ट हुआ, उसके हिसाब से बहुत पैसा देना था, कहाँ दिया कुछ, सब जा रहा है मिटिगेशन के लिए, एडेप्टेशन के लिए, कुछ नहीं हुआ। तो फाइनेंस को लेके भी, और बोला गया था ना कि डेवलपिंग कंट्री को हेल्प करना चाहिए ट्रांजिशन पीरियड में, कहाँ कुछ हेल्प हुआ उतने अच्छे से, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। 6 नंबर देखो स्टूडेंट, फंड्स प्लेज आर, जो भी फंड बोला गया वो भी बहुत कम है। अब देखो एडिशनल 188 मिलियन का प्लेज किया गया, कुछ 1 साल पहले की बात है। हाँ, COP28 में एक चीज़ अच्छा हुआ, अल्टेरा वाला, याद है ना, अल्टेरा वाला जो आया था ना, इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव, इसमें बोला गया कि 2030 तक $250 बिलियन हम क्या करेंगे, मोबिलाइज करेंगे, अच्छी बात है। मगर उसके बावजूद भी तो देखो एडाप्टेशन के लिए बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए, जो कि नहीं मिलता है। और दूसरी बात है कि ज़्यादा ग्रांट चाहिए, वो नहीं मिल रहा है, लोन में मिल रहा है। और वर्ल्ड बैंक का अपना ही एक शर्त होता है, और वर्ल्ड बैंक को आपने इंटरिम सेक्रेटरी दे दिया उसका, समझे ना, लॉस एंड डैमेज फंड का, वो भी एक प्रॉब्लम। हाँ, और भी क्या क्या इश्यूज है देखो, बहुत सारे इश्यूज। फॉसिल फ्यूल सब्सिडी का बात था, उसको फेज आउट करने का बात था। मैं जानते हो कि इंडिया ने ऐसा नहीं किया, डेवलपिंग कंट्री हमने नहीं किया ऐसा, क्योंकि हम अभी फॉसिल फ्यूल पे वो नहीं कर सकते हैं, पूरी तरीके से बैन नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात है, जानते हो ना कि रिसेंट टाइम में फॉसिल फ्यूल सब्सिडी भी बढ़ा है, हमने देखा था वो चीज़। तो
और दूसरी बात देखो, लास्ट वन देखो वहाँ पे वही ट्रांजिशन, सेम ही बात है कि ट्रांजिशनिंग अवे होने के लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होना चाहिए, पैसा आना चाहिए, वो मिसिंग है सब जगह पे। लास्ट वन देखो तुम वहाँ पे कि जो मार्केट मैकेनिज्म होना चाहिए कार्बन क्रेडिट सिस्टम का, वो भी मिसिंग है। कहाँ बात हुआ इस बार कार्बन क्रेडिट मार्केट का? बात नहीं हुआ। ये सब लो फॉल्स है। बात समझ गए ना? इजी है, इजी। वही सब चीज़ को अलग तरीके से लिखा गया, पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा सब चीज़। हो गया खत्म। 463 GS/2 कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, स्टैचुटरी, रेगुलेटरी एंड वेरियस क्वासी जुडिशियल बॉडीज। समझ गए ना? ये हिंदू पेपर में आया था 25 दिसंबर को, एंड फिर दूसरे आर्टिकल में आया है 25 दिसंबर को ही। हिंदू पेपर दोनों को क्लब्ड कर दिया गया। इसलिए देखो दो इशू है ना इसमें, एक इंडियन नेशनल कांग्रेस का है तुम्हारा और एक तुम्हारा WFI का है। तो मामला देखते हैं क्या। अरे ये तो देखता है पॉलिटिक्स, कितना है पॉलिटिक्स हुआ है इसके पीछे, ब्रजभूषण वाला। हाँ, उसको खारिज कर दिया उसको बढ़िया से। देखो यहाँ पे यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री सस्पेंड द न्यूली इलेक्टेड WFI, सस्पेंड कर दिया ना उसको, क्योंकि जानते हो साक्षी मलिक सब जगह बोली कि हम अब नहीं लड़ेंगे। उसका बजरंग पुनिया भी चला गया था, दुनिया भर का चीज़ हुआ है। तो यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने बोला कि ये जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया में जो अभी चुनाव हुआ वो सस्पेंड करते हैं, इसलिए प्रेसिडेंट जो संजय सिंह बना रद्द हो गया वो। ठीक है, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने लिख के दिया है, वो जो इंटरनेशनल ओलंपिक जो है तुम्हारा, उसको लिख के दिया कि एडॉक बॉडी हम बना रहे हैं अभी तक, वही हमारा WFI को जो भी है अफेयर्स उसको देखेगा। इससे पहले भी हमारा एडॉक कमेटी ही था। इस बार इलेक्शन हुआ, इस इलेक्शन में भी धांधलीबाजी हो गया, फिर से बैक चले आए। अब देखो अब ये मिनिस्ट्री बना, ये बाबू उछल के गया, डिसीजन ले लिया इसने। बोला इसने क्या डिसीजन लिया आगे देखो तो, जो WFI का जो प्रेसिडेंट बना था वो दिसंबर 21 तारीख जाके वो बोला कि अंडर-15 और अंडर-20 नेशनल्स का होगा, नंदिनी नगर गोंडा में तुम्हारा कुछ होगा उसका। ठीक है, उसने अनाउंस कर दिया। अब यहाँ पे स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने बोला कम से कम 15 दिन चाहिए था, ये जल्दी अनाउंसमेंट दे दिया, हम इसको रद्द करते हैं। और संजय सिंह वहाँ भड़क गया है। ब्रिजभूषण क्या बोला कि हम छोड़ देंगे, ये वो दुनिया भर का मामला आया ना। फिर अमित शाह के साथ उसका बैठक भी हुआ था। ये तो बहुत डेवलपमेंट हुआ है इसको लेके, बात समझे। सी द नोट ऑफ अंडर सेक्रेटरी। अब यहाँ पे देखो तो वो बोला गया कि देखो टेकिंग नोट ऑफ द कंपेलिंग करेंट सिचुएशन अराइजिंग ऑफ द इन्फ्लुएंस एंड कंट्रोल WFI फॉर्मर ऑफिस बैरियर सीरियस कंसर्न हैव रीजन अबाउट। यानी कि सबसे बड़ा बात है कि हो क्या रहा है इसमें। यदि बाहर पॉलिटिक्स से इतना ज़्यादा स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व रहेगा तो उसका जो गवर्नेंस पैटर्न है वो बर्बाद हो जाएगा। वो स्पोर्ट्स का जो इंस्टीट्यूशन है वो तुम्हारा, उसका जो इंटीग्रिटी है पूरा बर्बाद हो जाएगा। समझ गए? इसलिए स्टेप्स लेने चाहिए। तो सरकार ने इसलिए बोला, वही जो तुम्हारा स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री अनुराग ठाकुर के अंदर आता है, उसने कहा कि जब तक सुटेबल अरेंजमेंट ना हो जाए तब तक वो एडहॉक कमेटी उसको देखेगा इंटरिम पीरियड के लिए। समझ गए ना? ये हो गया इसका। अब देखो क्या क्या हुआ जनवरी 2023 में। जो ओलंपिक मेडलिस्ट है साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया और वो वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडलिस्ट विनेश फोगट, हाँ है ना, और ये सब एक्यूज़ किया कि ब्रिजभूषण शरण सिंह, जानते हो ईस्ट उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा इसका गढ़ है पॉलिटिक्स का। ठीक है, इस पे आरोप लगा कि ये सेक्सुअल हरासमेंट किया है बहुत सारे तुम्हारा जो फीमेल जो स्पोर्ट्स प्लेयर है उसके साथ, और भी बहुत सारे कोच शामिल है इसमें। तो मामला तो बहुत लंबा गया है ये, तो बहुत लंबा मामला गया है ये। इस पर बड़े बड़े लोग सब बोले हैं मैं कुछ नहीं हुआ, अभी जाकर थोड़ा फाइनली थोड़ा बहुत हुआ है। उसके बाद इतना स्थिति खराब हो गया कि दिल्ली पुलिस ने इसके अगेंस्ट तो वो नहीं किया, FIR नहीं किया, उसका सुप्रीम कोर्ट ने, चीफ जस्टिस ने करवाया है। ये हालत हो गया था, समझे। और अभी जो संजय सिंह जो जीत के आया था WFI का, वो भी तो क्लोज लॉयलिस्ट था उसका, ब्रिजभूषण का। अब बताओ जीता है संजय सिंह, वो माला डाल के वो बात कर रहा है मीडिया के सामने में। वो भी तो बोगस ही आदमी है ना, चोरी भी नहीं करने आता, बताओ ठीक से, बात समझे। और देखो 15 पोस्ट पे जो फिलअप हुआ उसमें 13 जो पोस्ट है वो सब ब्रिजभूषण का अपना आदमी लोग हैं। ये तो हद ही हो गया ना। एक भी फीमेल मेंबर नहीं है, बताओ, एक भी फीमेल मेंबर नहीं है तो गलत हो जाएगा ना ऑर्गेनाइजेशन। एक भी फीमेल मेंबर नहीं है, इसलिए सही नहीं है ये। उसके बाद देखो साक्षी मलिक ने कहा कि हम रिटायरमेंट ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद देखो बजरंग ने अपना पद्मश्री भी लौटा दिया प्रोटेस्ट के लिए। तो ये सब हुआ है, तो इसलिए बहुत मामला तुल पकड़ा है। इसलिए WFI का जो भी बना कमेटी, जो भी बना इलेक्टेड मेंबर सबको रद्द कर दिया गया। ठीक है, अच्छा स्टेप है। अब यहाँ पे देखो इसका क्या प्रॉब्लम है। 109th इंडियन साइंस कांग्रेस, ये देखो इसका भी बेड़ा गर्क हो गया। रिसेंट टाइम में जब से मोदी जी बने हैं तब से बेड़ा गर्क है इसका भी। देखो
ये संस्था बहुत अच्छा संस्था था। ये एनुअल इवेंट होता था जहाँ पे भारत के जो साइंटिफिक जो ब्रेन सब है सब आते थे, डिस्कस करते थे, ठीक है। अब देखो इसमें नॉर्मली 1 या 2 नोबल लॉरिएट आते थे यहाँ पे अटेंड करने के लिए, समझ रहे हो ना, नोबल प्राइज जिसको मिला है वो सब आते थे साइंस बैकग्राउंड से। कितना तगड़ा प्रोग्राम था ये, समझे। प्राइम मिनिस्टर खुद ही इनाग्रेट करते थे, बड़ी बात है ना, प्राइम मिनिस्टर खुद वहाँ पे शिरकत कर रहे हैं। अभी देखो ड्यूरिंग द फ्यू ईयर्स क्या हुआ, इसका रिपोर्टेशन बहुत खराब हो गया। क्यों? वही सीडो साइंटिफिक क्लेम्स की वजह से। अब वो यहीं पे जाकर विमान का बात कर दिया था, हाँ बोले थे ना, हाँ हाँ हाँ, तो कुछ बोल दिया था। अब साइंस का बात हो रहा है, साइंटिस्ट लोग बैठा हुआ है आगे, इसमें नोबेल प्राइज जीतने वाला साइंटिफिक बैकग्राउंड से बैठा हुआ है, तुम वहाँ पे गणेश जी का वो बात कर रहे हो, तुम पुष्पक विमान का बात कर रहे हो। तो वो कल्चर के लिए ठीक है, दूसरा पोर्टल से करो, ठीक है वोटर्स के लिए। यहाँ तो वो करने लायक नहीं था। वो क्या मैसेज जाएगा साइंटिफिक कम्युनिटी को? देखो इसलिए कुछ साल में बहुत गंदा स्थिति हुआ है इसमें। अब यहाँ पे देखो अभी क्या हुआ, देखो इसका पनौती देखो ना स्टूडेंट। लखनऊ यूनिवर्सिटी को चुना गया इस साल के लिए। अब वहाँ भी पता चला कि डिस्प्यूट हो गया। कैसे? जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आएगा ये, ठीक है, और तुम्हारा आईएससी एसोसिएशन, इसके बीच में कुछ फंड का लोग दिक्कत हो गया, समझे ना, फंड का थोड़ा वो हो गया तुम्हारा, बात समझे ना। ये तुम्हारा कह सकते हो करप्शन एलिगेशन लग गया, इस पर डिस्प्यूट हो गया, तो ये रद्द हो गया। उसके बाद फिर लवली प्रोफेशनल एलपीयू जो है तुम्हारा जालंधर का, उसको चुना गया। उसमें भी यही पता चला कि यहाँ सेम सिमिलर प्रॉब्लम यहाँ पे भी हो गया कि फाइनेंशियल इरेगुलरिटी है तुम्हारा एसोसिएशन के हिस्से में, यानी कि लखनऊ यूनिवर्सिटी भी रद्द, जालंधर का भी रद्द, समझ रहे हो ना, दोनों ही रद्द हो गया। अब फिर तीसरा ढूंढना जाएगा। तो ऐसा स्थिति हो इतना बड़ा इवेंट के लिए, जहाँ पे 2 को चुना गया, 2 यूनिवर्सिटी हुआ, दोनों में ही प्रॉब्लम्स हो गया, करप्शंस हो गए, फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ का मामला आया निकल के। क्या संदेश जाता है दुनिया को, बताओ तो, कि एक ठीक से हम साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए एक ठीक से हम इवेंट भी ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते हैं। वेरी बैड मैसेज ना। हमें इस पे काम करना चाहिए। इसलिए चाहे बात खेल का हो, चाहे बात साइंस का हो, इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी मेंटेन होना चाहिए। आज ओवर एक्सेसिव इंटरफेरेंस बाय द पॉलिटिकल पावर, ये एक्सेसिव इंटरफेरेंस के वजह से ये सब चीज़ होता है। कंप्लीट।